press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट होगी उतनी ही इंफॉर्मेटिव होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिदनापुर में बीजेपी वर्कर्स का जो मर्डर हुआ था, एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल को जितना ज्यादा एक्टिवली इन सारे मर्डर को देखना चाहिए था, मुझे नहीं लगा कि देखा गया है। मुझे नहीं लगा। जिसकी जान जानी थी वो चली गई, जिस माँ की गोद सुनी होनी थी वो सुनी हो गई, जिस महिला का सिंदूर उजड़ना था वो उजड़ गया, जिन बच्चों को अनाथ होना था वो हो गया। अब एक इंसान का एक्सपेक्टेशन होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से मेरे घर के एक सदस्य का शव जो है वो पेड़ में झूलता हुआ नजर आया है, किसी गटर में मिला हुआ नजर आया है, किसी पुकुर तालाब में मिला हुआ नजर आया है, तो उस पर हमको इंसाफ मिलेगा। अब जितने ज्यादा खूबसूरत से टैक्टफुली इस मैटर को लेना चाहिए था, शायद लिया नहीं गया। और जब हम कहते हैं ना, जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाइड। बहरहाल बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद, बहुत सारे वकीलों के एफर्ट के बाद एनआईए की जो टीम पहुंची, उससे भी ममता बनर्जी को एज यूजुअल उनको आपत्ति हो गई कि भाई सुबह सुबह एनआईए की टीम क्यों गई। मतलब उनके हिसाब से जैसे मुसलमान लौंडे लफंदर दोपहर में 2 बजे सो करके उठते हैं जींस पैंट पे और 3 बजे जाकर के वो ब्रश करते हैं अपनी गली के नीचे, उसी तरीके से एनआईए के ऑफिसर्स को चाहिए था कि 2 बजे वो वहां पहुंचे और उसके बाद 3 बजे वहां से अपने प्रोसेस और प्रोसीजर को वो स्टार्ट करे। अब क्योंकि एनआईए ऑफिसर को पता नहीं था कि ममता बनर्जी के रूल रेगुलेशन ऐसे हैं, मुसलमानों के जैसे हैं, तो इसलिए वो तो अपने ऑफिसर के हिसाब से अपना काम करने के लिए चला गया। हालांकि मैं आपको एक लाइन पढ़ करके सुनाना चाहूंगी जो मैं अभी हाथ में ही लेकर के बैठी हुई हूँ। इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है, आस्किंग द एनआईए टू टेक ओवर द प्रोब विद इन 15 days, जस्टिस जय सेन गुप्ता said it was unfortunate that even after repeated appeal by the central government panel lawyer, the Union Home Minister did not take enough initiative to take over the investigation. अब इससे अब आप सोचिए कि जिस घर में एक सदस्य की मृत्यु हुई है, उस घर को कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरे बेटे की मृत्यु इस पार्टी का झंडा पकड़ने के लिए हुई है, मेरे बेटे की मृत्यु इस पार्टी का स्लोगन देने के लिए हुई है, मेरे बेटे की मृत्यु मोदी भक्ति में हुई है। और आज जितना एनर्जेटिक हो करके यूनियन होम मिनिस्टर को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए था, इनिशिएट लेना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। और ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये कैलकाटा हाई कोर्ट बोल रहा है, क्योंकि कैलकाटा हाई कोर्ट को भी लग रहा है कि जितना सख्त से सख्त स्टेप, लीगल स्टेप यूनियन होम मिनिस्टर लेना चाहेगा वो ले। ये कैलकाटा हाई कोर्ट भी चाह रहा है। तो मुझे यहाँ पर बहुत दुख हुआ, मुझे यहाँ पर बहुत तकलीफ हुई और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन के इस उथल पुथल में और दूसरी पार्टी के लोगों को पूरे बैंड बाजा बारात के साथ ज्वाइनिंग कराने में बिल्कुल पार्टी व्यस्त है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपोजिशन को खत्म कर रहे हैं और लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने थे, जिन्होंने आपके अपनों ने जिसने आपके लिए अपनी जान गंवा दी, उसके लिए भी तो आपकी कोई जिम्मेदारी है, उसके लिए भी तो आपके ऊपर कोई कर्तव्य है। उनकी माएं तो आपके ऊपर ही आस लगाकर बैठी हैं कि आप ही इंसाफ दिलाएंगे, आप ही स्टेप फॉरवर्ड करेंगे और तब जाकर के हाई कोर्ट को भी कहना पड़ेगा कि भाई यूनियन होम मिनिस्टर इतने स्ट्रिक्ट स्टेप ले रहा है, क्योंकि उसको अपनी पार्टी के एक मामूली कार्यकर्ता की जान की भी बहुत अहमियत और इज्जत है। और ये जब चीजें फिसलती भी दिखाई दे रही है ना, नए लोगों को, दूसरी पार्टी के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो कार्यकर्ता बेचारे जो है ना वो बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत कमजोर अपने आप को फील कर रहे हैं, बहुत कमजोर। अच्छा, इसका पूरा फायदा श्रीमती
ममता बनर्जी उठा रही है अंजू जी, पूरा फायदा श्रीमती ममता बनर्जी जी उठा रही है। अब आप देखिए संदेश खाली में मास बलात्कार हुआ, उसके बाद शेख शाहजहां जो है उसका प्रोब में आ गया कि वो ड्रग्स डीलर भी था। वो सिर्फ मानव प्रचार, वो सिर्फ बलात्कार नहीं करता था, वो सिर्फ लैंड माफिया का काम नहीं करता था, वो ड्रग सप्लाई भी करता था और मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था पूरे बशीरहाट में। लेकिन क्या बशीरहाट के उस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ भारत ने कोई एक ऐसा निर्णय लिया, कोई एक ऐसा कानूनी कार्रवाई किया जिससे वाकई में हाजी नूरुल जैसा कोई व्यक्ति आधे उटंगे पैजामा वाला वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने से भी घबराता, उसके चेहरे से, उसके बदन से पसीना उठ जाता कि मैं जनता के पास जाऊंगा कैसे, मैं जनता से वोट्स मांगूंगा कैसे, मैं जनता को कन्विंस करूंगा कैसे, क्योंकि हाजी नूरुल के पार्टी का ही शेख शाहजहां वही मुसलमान मास बलात्कारी है। मैं जनता को अपनी शक्ल दिखाऊंगा कैसे? लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट बहुत दिया गया कमजोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके बाद फिर हाजी नूरुल की रैली मिचिल मीटिंग को देख करके समझ में आ रहा है कि भाई रेखा पात्रा की मिचिल मीटिंग उससे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। रेखा पात्रा के पीछे और आगे और साथ में महिलाओं का एक झुंड होना चाहिए था, क्योंकि वही संदेश खाली की वो महिलाएं जो मिलने के लिए आ रही थी प्रधानमंत्री से, याद है ना, बहुत सी रोका गया था, इतनी सारी महिलाएं जिन्होंने खुद अपना मोर्चा संभाला, वो सब रेखा के आसपास तो होनी चाहिए, होंगी मेरे ख्याल से या नहीं? वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है कि जब तक हम न्यूज देख रहे थे तब तक उस न्यूज में हम देख रहे थे कि 10 लाख से ऊपर महिलाएं रोड पर हैं, और आज रेखा पात्रा के साथ मुश्किल से 200-300 महिलाएं हैं। आज वो 10 लाख महिलाएं कहाँ चली गई? आज वो रेखा पात्रा का पिलर बन के क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं? आज वो सारी महिलाएं मिल करके अंजू जी, वो सारे मुस्लिम एरिया में, बशीरहाट के उस मुस्लिम एरिया में क्यों नहीं जा रही हैं? वो क्यों नहीं अपना दर्द बता रही? और रेखा पात्रा से ज्यादा बेहतरीन दर्द बलात्कार का और कौन बता सकता है? जो खुद विक्टिमाइज्ड हुई है, बोला तो यही गया है ना कि वो खुद बलात्कार की विक्टिमाइज्ड हुई है। तो जब एक ऐसी औरत जो खुद बलात्कार की विक्टिमाइज्ड हुई है, वो क्या मुसलमान लड़कियों के पास जाकर नहीं बता सकती है? क्या वो दूसरे मुसलमान लड़कियों की आवाज नहीं बन सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं मामू, चाचा, नाना, निकाह मुत्ता, निकाह मसियार और पॉलीगेमी तो मुसलमान लड़कियों के साथ भी होता है। वैरायटीज ऑफ निकाह, इट मीन्स वैरायटीज ऑफ बलात्कार। तो ऐसी कोई कन्विंसिंग पावर रेखा पात्रा में क्यों नहीं है कि वो मुसलमानों के वोट को अट्रैक्ट कर सके अपने में? लेकिन नाज़िर जी मुझे ये समझाइए, मुझे ये बताइए कि एनआईए को लेकर ममता बनर्जी ने ये कहा कि बंगाल पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको एनआईए की टीम पर हमला करने का लाइसेंस मिल जाता है अगर वहां की पुलिस से संपर्क नहीं साधा एनआईए ने? क्योंकि ईडी के टाइम में भी यही किया गया था, संदेश खाली में कैसे हमला किया गया था, 200-300 हजार लोगों को इकट्ठा कर लिया था इसी शेख शाहजहां ने। मैं आज आपसे बहुत साफ बात करूंगी और सिर्फ लीगल टर्म पे मैं बात करूंगी। किसी एक पार्टी का फेस बन करके मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जब लोगों की इज्जत, आबरू, प्राण की बात आती है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने काले कोट को सम्मान देना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ अपने केंद्र की सरकार से कि जब पहली बार सीबीआई ऑफिसर्स को घसीट करके शेक्सपियर सरानी थाना में लॉकअप कराया गया था, तो क्या स्टेट की पुलिस जिसने कॉलर पकड़ करके सीबीआई ऑफिसर को घसीटा था, क्या वो सस्पेंड हुए? क्या उनके ऊपर कोई कमेटी बैठी? क्या उनके ऊपर कोई जांच कमीशन बैठी? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी नौकरी को खत्म किया गया? नहीं किया गया। हिम्मत बढ़ी। उसके बाद फिर मुलाय घटक 18 से 19 ईडी के नोटिस को उन्होंने इग्नोर किया। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिटकार लगाया, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिटकार लगाया, और साफ लफ्जों में ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कलकत्ता जाकर के, वेस्ट बंगाल जाकर के सीबीआई या ईडी ऑफिसर नहीं आपसे पूछताछ करेगी, क्योंकि वहां पर उनकी जान को खतरा है। जब ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं इतने बड़े बड़े कोर्ट से, तो उसके बाद क्या होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए था कि जो लोग इग्नोर कर रहे हैं सीबीआई और ईडी के नोटिस को, और जो लोग
सीबीआई और ईडी ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा जानलेवा हमला कर रहे हैं, इनको मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एक जांच कमीशन बैठना चाहिए। और वीडियो में जितने लोग हमला करने वाले आ रहे हैं उन सबको गिनती करके अरेस्ट कर लेना चाहिए और उठा करके सीधा दिल्ली ले आना चाहिए। दूसरा मनोबल बढ़ा, ठीक है। तीसरा, जब शेख शाहजहां को ईडी गई थी वहां पर रेड करने के लिए और एक मॉब ने ईडी को मार डालने की कोशिश की, ईडी का मर्डर करने की कोशिश की, तो क्या उसके बाद ईडी ने ऐसा कोई भी निर्णय लिया या केंद्र की सरकार, होम डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई भी निर्णय लिया कि इमीडिएट वो वीडियोग्राफी निकालो और जितने भी मॉब में लोग आए थे उन सबको अरेस्ट करो? ईडी पर हमला, सीबीआई पे हमला हो गया। तीसरी बात। चौथी बात, जब बिल्किस बानो के आरोपी का बेल हुआ था रेमिशन ग्राउंड पे, तो पूरे भारत के अपोजिशन से लेकर के पूरे भारत का मुसलमान एक साथ था, एक सुर में सुर मिला रहा था। जब नासिर खान, कलकत्ते का बलात्कारी, रेनाउंड बलात्कारी, जब रेमिशन ग्राउंड पे बाहर आया तो सारे हिंदू और सारी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं एक साथ खड़ी हो गई कि इसका भी रेमिशन ग्राउंड कैंसिल करो? क्यों नहीं खड़ी हो गई? मैं तो बोल रही थी अकेले बोल रही थी, मेरी आवाज में आवाज ही मिला देते, इतना ही कर देते। हो गया। चौथा मैंने बता दिया। पांचवा, जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ, हत्या हुई, उनके शव को लटकाया गया, उनके छाती पे लिखा गया कि बीजेपी करोगे तो यही होगा, क्या कोई एक ऐसी टीम आई जो ट्रांसपेरेंटली, ब्लंट और लाउड हो करके कहे कि भैया कॉलर घसीट करके सीधा दिल्ली लेकर जाएंगे और तिहाड़ में बंद करेंगे? किसी से मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ईडी या सीबीआई या एनआईए क्या चाहती तो सर्वोच्च न्यायपालिका से ऑर्डर और जजमेंट नहीं निकाल सकती थी कि हम जाएंगे, हम अरेस्ट करेंगे, हम यहाँ लेकर आएंगे, हमें किसी स्टेट पुलिस की जरूरत नहीं है? तो ये निर्णय के तो प्रावधान है आपने लिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी के सवाल और नाजिया इलाही खान जी के दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे। जहां पे नाजिया इलाही खान जी केंद्र सरकार पे अच्छे तरीके से भड़क गई, जहां पे उनका ये इल्जाम है कि जो केंद्र सरकार है यानी कि जो बीजेपी सरकार है वो नए लोगों को ज्यादा तवज्जो देती है और पुराने जो वर्कर्स हैं जो कई सालों से बीजेपी में काम करें, खासकर अगर हम बंगाल की बात करें तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती, उनकी जान की इतनी कीमत नहीं है। हमने देखा कि बंगाल में जो जांच एजेंसियां, चाहे ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें या फिर एनआईए की बात करें, तो तीनों की तीनों ही सुरक्षित नहीं है, जहां पे उनपे जब भी वो जांच के लिए जाते हैं तो उनपे हमले होते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।